Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss German model of corporate governance. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन मॉडल को डिस्कस किया था, जिसको हम अमेरिकन मॉडल भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको अमेरिकन मॉडल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर जर्मन मॉडल को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर डिफरेंस भी देखेंगे कि अमेरिकन मॉडल कैसे डिफरेंट है जर्मन मॉडल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे जर्मन मॉडल जो है, जैसे हमने एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर देखा था कि ये यहाँ पर यूएस, यूके, कनाडा और इंडिया में प्रोमिनेंट है, वैसे ही यहाँ पर जो जर्मन मॉडल है वो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये मॉडल जो है वो प्रोमिनेंट है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी कंट्री हो सकती है? जर्मनी हो सकती है, स्विट्ज़रलैंड हो सकता है, नीदरलैंड है एंड ऑस्ट्रिया। तो इन सारी ही कंट्रीज़ के अंदर, जो कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो जर्मन मॉडल है उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल के जो फीचर्स थे वो देखे थे कि यहाँ पे जो यूएस, यूके, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये मॉडल यूज़ होता है और क्या फ़ीचर्स हैं इस मॉडल के, वैसे ही हम यहाँ पे जर्मन मॉडल के भी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो मॉडल है वो एक्चुअली बेस्ड है स्टेक होल्डर थ्योरी के ऊपर। आपको याद होगा स्टेक होल्डर थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो फोकस है कंपनी का वो सिर्फ बिजनेस रन करने के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट हैं उस पर भी यहाँ पर कंपनी का फोकस होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर पाएगी या जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे कंपनी के उसको अचीव कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये जो जर्मन मॉडल है वो यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी को अडॉप्ट करता है। तो अब यहाँ पे फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम इस मॉडल के, जिसमें से फर्स्ट फीचर है यहाँ पर लेस डेवलप्ड स्टॉक मार्केट। तो अब यहाँ पे यानी कि जर्मन मॉडल के अंदर जो भी ये कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लेस डेवलप्ड स्टॉक मार्केट होती है और इसीलिए यहाँ पर जो शेयर्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो कम ही होती है। यहाँ पर एंग्लो सैक्सन मॉडल में हमने जैसे डिस्कस किया था कि वहाँ पर वेल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट है, वेल डिफाइंड स्टॉक मार्केट है, रेगुलेटेड है स्टॉक मार्केट, और इसीलिए वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और इसीलिए वहाँ पर जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैंड्स में होती है और इसीलिए ओनरशिप जो है यहाँ पर कंपनीज़ की वो स्कैटर्ड होती है। तो अब अनलाइक एंग्लो सैक्सन मॉडल, यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पे लेस डेवलप्ड होती है और इसीलिए यहाँ पर जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है वो भी लेस होती है, विच मीन्स यहाँ पर जो शेयर्स होंगे या फिर जो ओनरशिप होगी वो यहाँ पे लेस डिस्पर्स्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं और उनकी जो शेयर होल्डिंग्स हैं कंपनी के अंदर, मतलब जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो उनके पास है, वो यहाँ पर उनके पास लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स होता है। और अब अगर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने लेट्स से 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करे हैं, तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर जो है उसके पास लेट्स से यहाँ पर 9,000 शेयर्स हैं उसे कंपनी के, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर जो है एक ही शेयर होल्डर के पास होगा, जिसको हम यहाँ पे लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ओनरशिप है
वो लेस डिस्पर्स्ड होती है, जैसे यहाँ पे हमने एंग्लो सैक्सन मॉडल में देखा था। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं ₹10 ईच, तो अब यहाँ पे अगर ये एक एंग्लो सैक्सन मॉडल होता और कोई अमेरिकन कंपनी होती तो यहाँ पर वो ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे ये 10,000 ही शेयर होल्डर्स के पास होते। तो अब यहाँ पे 1 ईच होता, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्पर्स्ड होती है ओनरशिप। लेकिन अब यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर एक ही जो शेयर होल्डर है उसके पास ही यहाँ पर 10,000 में से 9,000 शेयर्स हैं, तो उसके पास उस कंपनी का जो मैक्सिमम ओनरशिप है वो उसी शेयर होल्डर के पास होगा। तो इसीलिए यहाँ पर यही डिफरेंस है कि क्योंकि यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर लेस डेवलप्ड स्टॉक मार्केट है और यहाँ पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो लो लेवल पर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो लार्जर ब्लॉक ऑफ शेयर्स है वो यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास होता है। इसीलिए यहाँ पे ओनरशिप जो है वो कन्फाइंड होती है एक ही पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास। और यहाँ पर इसीलिए ये डिफरेंट है एंग्लो सैक्सन मॉडल से। और यहाँ पर इंटर फर्म क्रॉस होल्डिंग्स भी होते हैं शेयर्स के। तो यही यहाँ पर पूरा कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो लेस रेगुलेटेड है, लेस डेवलप्ड है, और इसीलिए यहाँ पर जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है वो लो लेवल पर होती है और यहाँ पे ओनरशिप जो है वो कन्फाइंड होती है कुछ ही शेयर होल्डर्स के पास। तो अब यहाँ पे सेकेंड फीचर है जर्मन मॉडल के अंदर कि यहाँ पर डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम का मतलब है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होगा और सुपरवाइजरी बोर्ड भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम बोलते हैं कि यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट होता है। यहाँ पर सुपरवाइजरी बोर्ड भी अपॉइंट किया जाता है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जर्मन मॉडल के अंदर या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उन दोनों में ही अगर ऐसा है कि यहाँ पर 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पर ऐसी जो कंपनीज होंगी उनको यहाँ पर दोनों ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करना पड़ता है। तो वहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड भी होगा और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होगा। तो जो कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिनको यहाँ पे एजी से डिनोट किया जाता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जीएमबीएच से डिनोट किया जाता है। तो अब ऐसी जो कंपनीज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दोनों में ही अगर ऐसा होता है कि 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको दोनों ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। तो अब यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर एम्प्लॉयज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो हाई होता है यहाँ पर कंपनी के अंदर, और यहाँ पर 1/3 से लेकर हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन सकते हैं और वो यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1/3 टू हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, वो यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं। और ये जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो सुपरवाइजरी बोर्ड का पार्ट बनेंगे, इनको भी यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी है
वही इलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वो यहाँ पे हाई होता है, अनलाइक एंग्लो सैक्सन मॉडल। तो अब यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर 1/3 से हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो यहाँ पर सुपरवाइजरी बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं, और उन एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर दूसरे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वही इलेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर कि यहाँ पर बैंक्स का प्रोमिनेंट रोल होता है। तो अब ऐसा जो है वो ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो फंड रेज करने के लिए यहाँ पर बैंक्स जो हैं दैट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द कंपनीज। यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, और वो यहाँ पर एज शेयर होल्डर्स वर्क करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर बैंक्स को वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो डेवलप्ड नहीं है, तो फंड रेज कैसे होंगे कंपनी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो फंड रेज करते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर। इसीलिए यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर बैंक्स का प्रोमिनेंट रोल होता है कंपनी को फिनेंस करने में, कंपनी के लिए फिनेंस रेज करने में। तो यहाँ पर बैंक्स जो हैं उनको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। अब क्योंकि वो यहाँ पर ओनरशिप जो है उनके पास हो सकती है उस कंपनी के शेयर्स की, तो इसीलिए यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी ओनरशिप है कंपनी के अंदर वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और अपना वोट भी जो है वो कास्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स का जो रोल है वो यहाँ पे एक सप्लायर की तरह होता है, और वो सप्लायर जो है वो यहाँ पे बैंक लोन्स सप्लाई करता है, और यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल है उसको भी रेज करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर जो बैंक्स हैं वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, कंपनी में फंड रेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो एज सप्लायर्स एक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर बैंक लोन सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे इक्विटी कैपिटल जो है उसको रेज करते हैं उस कंपनी के लिए। इसीलिए यहाँ पर बैंक्स को, क्योंकि उनकी ओनरशिप जो है वो इंक्रीज हो जाती है उस कंपनी के अंदर, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फंड रेज कर रहे होते हैं उस कंपनी के लिए, इसीलिए यहाँ पर उनको वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसीलिए बैंक्स का कंपनीज के साथ एक लॉन्ग टर्म और एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पे अगर ओनरशिप भी बैंक के पास आ जाती है तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है कंपनी और बैंक्स के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर जो बैंक्स हैं जर्मन मॉडल के अंदर वो यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर एक मेजर रोल को प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर नेक्स्ट फीचर है कि यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस का रोल है वो भी हाई होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर होता है सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर, जिसको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ही जो है वो इलेक्ट करते हैं और यहाँ पर उसको सुपरवाइजरी बोर्ड का पार्ट बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियंस का जो रोल है वो भी हाई होता है, और जो वर्क्स काउंसिल है उसका भी रोल यहाँ पे हाई होता है, जो कि रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ही है। यहाँ पर वर्क्स काउंसिल भी जो है वो भी ऐसे ही फॉर्म होती है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो यहाँ पर एम्प्लॉयर से अगर कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो वहाँ पे नेगोशिएशन का काम यहाँ पर वर्क्स काउंसिल के थ्रू होता है। तो अब ट्रेड यूनियन जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉयर्स भी इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर ट्रेड यूनियंस के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू यहाँ पर नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच अगर कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो।
लेकिन जो वर्क्स काउंसिल है वो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही फॉर्म करते हैं जो कि एट शॉप फ्लोर होते हैं, ताकि उनके राइट्स का कोई वायलेशन ना हो, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसीलिए यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको अपॉइंट करते हैं इन वर्क्स काउंसिल। तो इसीलिए यहाँ पर जर्मन मॉडल के अंदर ट्रेड यूनियंस और वर्क्स काउंसिल का जो रोल है वो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट होता है। तो जर्मन मॉडल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली यहाँ पर 2 टायर होता है, कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वहाँ पर डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और वहाँ पर ट्रेड यूनियंस और वर्क्स काउंसिल का भी रोल होता है। तो अब यहाँ पर जर्मन मॉडल को भी हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स, देन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एंड सुपरवाइजरी बोर्ड जो कि सेम लेवल पर है। तो यही यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को परफॉर्म करते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो वर्क्स काउंसिल है जो कि रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को परफॉर्म करते हैं जर्मन मॉडल के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर जो रोल है एम्प्लॉयज़ का, जो पार्टिसिपेशन है वो हाई होता है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो वर्क्स काउंसिल है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही फॉर्म करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट करते हैं, अपने में से ही वो कुछ एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे उनसे वर्क्स काउंसिल जो है उसको फॉर्म करते हैं और वो यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड में उन एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क्स काउंसिल है वो भी यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड से ही रिलेटेड होती है, उसी का पार्ट बनती है। तो जर्मन मॉडल के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, एक तो शेयर होल्डर्स एंड देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड देन सुपरवाइजरी बोर्ड। तो इसी फिगर के थ्रू हम यहाँ पे जर्मन मॉडल का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको हम समझ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जर्मन मॉडल जो है वो समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जापानीज़ मॉडल को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।